औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो हमारा टॉपिक कंटिन्यू है डिफरेंट लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें पॉपुलेशन है, ये आपके बुक पेज नंबर 7 पे ये टॉपिक है। तो पॉपुलेशन एक्चुअली ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो 3 कंडीशंस पर पूरा उतरता है, इसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे कि एक तो वो ग्रुप सेम स्पीशीज, ऐसे ऑर्गेनिज्म हो जो सेम स्पीशीज के हों, एक ही नौ के हों। दूसरा लोकेटेड इन द सेम प्लेस, एक ही जगह पे रह रहे हों। और तीसरी चीज़ एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में। तो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जो एक ही नौ के हों, एक ही जगह पे रह रहे हों और एक ही टाइम पे रह रहे हों, इसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं नंबर ऑफ रैट्स इन राइस फील्ड, यानी चावल के खेत में चूहों की आबादी या पॉपुलेशन। इस तरह से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बायोलॉजी की क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट भी पॉपुलेशन होंगे। इस तरह से ह्यूमन पॉपुलेशन इन ए सिटी, यानी एक शहर की आबादी या पॉपुलेशन, ये एग्जांपल्स हो गए। अब पॉपुलेशन क्योंकि हायर लेवल है एक ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल लेवल से, बाकी जो लेवल हम पढ़े हमने इंडिविजुअल लेवल तक पढ़े हैं, ये उससे हायर है। तो जब एक ग्रुप की शक्ल में एक ही स्पीशीज़ के मेंबर रहते हैं तो अपनी खुसूसियात डेवलप करते हैं, जिनको एट्रीब्यूट्स कहते हैं, यानी खुसूसियात डेवलप होती हैं इकट्ठे रहने की वजह से। तो हर पॉपुलेशन की अपनी अपनी खुसूसियात होती हैं ग्रुप में रहने के लिए। तो इन एट्रीब्यूट्स में आ जाता है जीन फ्रीक्वेंसी, इनको भी अंडरलाइन कर लेना है। यानी किसी भी पॉपुलेशन में देखें, जैसे किसी भी शहर या किसी इलाके में जाएं तो वहाँ के लोग आपको उनकी शक्लें, उनके कद, उनके रंग और उनकी आदात मिलती जुलती हैं। तो ये किस वजह से है? क्योंकि उनमें मखसूस किस्म के जीन्स पाए जाते हैं, जिसको हम जीन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फिर जीन फ्लो, यानी नस्ल दर नस्ल ये जीन आगे चलते रहते हैं। फिर एज डिस्ट्रीब्यूशन के उस इलाके में बच्चे कितने हैं, जवान कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, औरतें कितनी हैं, मर्द कितने हैं, ये सारा कुछ इसमें आ जाता है एज डिस्ट्रीब्यूशन में। फिर पॉपुलेशन डेंसिटी के उस इलाके में आबादी कितनी है, ये डेंसिटी कहलाएगी। और फिर पॉपुलेशन प्रेशर आ जाता है कि उस इलाके में जो रिसोर्सेज हैं, जो ज़राए हैं, उनके मुताबिक पॉपुलेशन कम है या ज़्यादा है, इसको पॉपुलेशन प्रेशर कंसिडर किया जाता है। तो ये न्यू पैरामीटर्स या करैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन या ग्रुप की शक्ल में ऑर्गेनिज्म के रहने की वजह से डेवलप हुए हैं। फिर नेक्स्ट इसमें आ जाता है कम्युनिटी। पॉपुलेशन और कम्युनिटी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। फिर कम्युनिटी पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज प्लांट्स एंड एनिमल्स जो सेम हैबिटेट में रह रहे हैं, एक कम्युनिटी बनाते हैं। मतलब एक पॉपुलेशन नहीं बल्कि बहुत सारी डिफरेंट पॉपुलेशंस, उसमें प्लांट्स भी आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं, और लेकिन एक ही जगह पे एक ही टाइम पे रह रहे हैं, तो इसको हम कम्युनिटी कहते हैं। कम्युनिटी एक्चुअली डायनामिक कलेक्शन है। डायनामिक मतलब कि ये पॉपुलेशन जो डिफरेंट पॉपुलेशन एक जगह पे रह रही है, कोई पॉपुलेशन कभी तादाद में बढ़ेगी या कम होगी, यानी इनमें फ्लक्चुएशन आती रहती है। मसलन अगर हम एक एरिया कंसिडर करते हैं कि वहाँ पे हिरन रह रहे हैं, डियर्स और लाइन्स रह रहे हैं, और घास है। अगर घास ज़्यादा है तो हिरन ज़्यादा होंगे और उनको खाने के लिए लाइन्स भी ज़्यादा होंगे। इस तरह से अगर घास कम होती है तो हिरन भी कम होंगे और उनको खाने वाले शेर भी कम होंगे, यानी पॉपुलेशन कभी बढ़ेगी कभी कम होगी। तो इस तरह से एक पॉपुलेशन इंक्रीज भी हो सकती है और दूसरी डिक्रीज भी हो सकती है, यानी ये फ्लक्चुएशन होती रहती है। एबायोटिक फैक्टर्स मतलब कि बारिश हुई है या नहीं हुई, बारिश हुई तो घास ज़्यादा होगी, बारिश नहीं हुई तो घास कम होगी, या मौसम में तब्दीली आ गई है, ठंड ज़्यादा हो गई है, गर्मी ज़्यादा हो गई है, तो ये फ्लक्चुएशन की वजह से पॉपुलेशंस पे फ़र्क पड़ता है। तो कुछ कम्युनिटीज़ कम्प्लेक्स होती हैं, मतलब कि उनमें जो है डिफरेंट किस्म की पॉपुलेशन की ज़्यादा होगी, नंबर ज़्यादा होगा, बहुत सारी पॉपुलेशंस होंगी, और हर पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स जो जानदार होंगे वो भी तादाद में ज़्यादा होंगे। ऐसी कम्युनिटीज़ को कम्प्लेक्स कहते हैं, और ये वेल इंटररिलेटेड होती हैं। इनमें अगर मौसम में या एबायोटिक फैक्टर में कोई तब्दीली आती हुई तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालती, लेकिन कुछ सिंपल होती हैं, यानी इनमें पॉपुलेशंस मुख्तलिफ किस्म की, उनकी तो कम पॉपुलेशन होगी, कुछ पॉपुलेशन कह लें
और उनके अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी तादाद भी कम होगी। तो ये सिंपल कहलाएगी। सिंपल कम्युनिटी अगर कोई चेंजेस आती है बाहर एबायोटिक फैक्टर्स में तो ये ड्रास्टिक होगी यानी ज़्यादा डैमेजिंग होगी और ज़्यादा देर तक इसका असर उस कम्युनिटी पे रहता है। तो जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं यानी फोरगोइंग अकाउंट है, तो इसमें हमने डिफरेंट लेवल्स को स्टडी किया है, ऑर्गेनिज्म इनकी ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट लेवल्स को। इसमें हमने सब एटॉमिक, एटॉमिक, मॉलिक्यूलर, मैक्रो, माइक्रो दोनों आ जाते हैं, ऑर्गेनल्स, सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम अल्टीमेटली इंडिविजुअल लेवल तक पढ़ा है। उसके बाद फिर इससे हायर पॉपुलेशन में और कम्युनिटी तक लेवल में आ गए हैं। यह हो गया एक ओवरव्यू। लेकिन आगे फिर अगेन कम्युनिटी के रेफरेंस से है कि कम्युनिटी में इंटरेक्शंस पाए जाते हैं, आपस में एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। कोई जानदार खाया जाता है, किसी जानदार को यानी खाया जाता है तो दूसरा एक खाने वाला भी होगा, यानी एक दूसरे पे ये डिपेंड करते हैं। ये डिफरेंट शेप्स में होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, प्रीडेशंस यानी खाया जाना और खाना, यानी प्रीडेटर और प्रे। पैरासिटिज्म यानी पैरासाइट और होस्ट के ताल्लुक आपस में। कमेंसलिज्म मतलब एक फ़ायदा उठा रहा है तो दूसरे को ना तो फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। म्यूचुअलिज्म यानी दो अगर ऑर्गेनिज्म मुख्तलिफ स्पीशीज़ के मिल के रह रहे हैं तो आपस में एक दूसरे से फ़ायदा उठा रहे हैं। और कंपटीशन यानी मुकाबला। तो ये सारे कहलाते हैं, यानी 5 जो हैं ये इंटरेक्शंस हैं, कम्युनिटी इंटरेक्शंस कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट है इसमें लिविंग वर्ड इन स्पेस। इससे और ऊपर लेवल में जाएं। स्पेस मतलब जगह। अगर ज़मीन देखें तो ज़मीन एक जगह है जहाँ पे जानदार रह रहे हैं। तो अगर इसको हम स्टडी करते हैं इसको हम कहेंगे लिविंग वर्ड जो है स्पेस में। तो आजकल जो है जो अगर हम स्टडी करें तो इसका साइज़ एनॉर्मस है। वो ज़्यादा जानदार जो हैं इस दुनिया में पाए जाते हैं, क्योंकि ये जब से इस ज़मीन पे आगाज़ हुआ है ज़िंदगी का तो मसलसल ये रिप्रोड्यूस हो रही है, आगे बच्चे पैदा हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं, इनकी शक्लें तब्दील हो रही हैं, एक स्पीशीज़ से दूसरी किस्म की स्पीशीज़ इवॉल्व हो रही है, निकल रही है। तो ये ओरिजिन होता है और ये इस प्लेनेट अर्थ पे इस तरह से लाइफ डेवलप होगी। अगर आज हम इनको पढ़ना चाहें, देखना चाहें तो ऑल पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड जो है पूरी तरह से अबाउंड है, भरे हुए हैं। लिविंग थिंग्स, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, दूसरे जानदार हैं। अब इनकी अगर डिस्ट्रीब्यूशन के तकसीम देखें ज़मीन के ऊपर इन ऑर्गेनिज्म को इन स्पेस में जगह के मुताबिक, तो हम इसको कैसे स्टडी कर सकते हैं। तो हम इनको स्टडी करना पड़े तो हमें इनको डिफरेंट बायोम्स में डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये बायोम्स क्या होते हैं? बायोम्स इसको अंडरलाइन कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स के लिए। अ बायोम इज़ ए लार्ज रीजनल कम्युनिटी, यानी एक इलाका या रीजन, उसमें एक बड़ी कम्युनिटी है जो प्राइमरीली डिटरमाइंड बाय क्लाइमेट, जिसका आगाज़ या जिसको बनाने में किसका रोल है? क्लाइमेट का। मतलब अगर ठंडे इलाके की कम्युनिटी है तो ठंडी क्लाइमेट है, वहाँ पे ऐसे ही जानदार रहेंगे पौधे और एनिमल जो उसको अडॉप्ट कर सकते हो। अगर गर्म इलाका है तो गर्म इलाके वाले पौधे और जानवर होंगे, यानी पहाड़ी इलाकों के हो सकते हैं, नीम पहाड़ी इलाकों के हो सकते हैं, डेजर्ट के हो सकते हैं, झील में हो सकते हैं, ग्रासलैंड हो सकती है। ये क्लाइमेट है जो डिसाइड करती है कि वहाँ पे कौन से पौधे उगेंगे और फिर उन पौधों को खाने वाले कौन से जानवर होंगे। तो इसलिए मेजर टाइप ऑफ प्लांट्स एक्चुअली डिटरमाइन करते हैं कि बड़े पौधे या दरख्त वो डिसाइड करते हैं कि उनके नीचे कौन से पौधे उगेंगे। अब ये डिसीजन किस तरह से होता है? क्योंकि पौधों को पानी और मिनरल चाहिए, लाइट चाहिए। तो ये जो मेजर प्लांट्स हैं जो लाइट छोड़ेंगे बाकी अब्जॉर्ब कर लेंगे, और जो पानी ज़मीन से लेंगे जो बाकी बचेगा, और मिनरल जो बचेंगे उनके मुताबिक जो पौधे ग्रो कर सकेंगे, दूसरे किस्म के पौधे वही ग्रो करेंगे, इसके अलावा ग्रो नहीं करेंगे। इसी चीज़ को कहते हैं कि ये मेजर प्लांट हैं डिसाइड करते हैं कि इनके नीचे दूसरी किस्म के पौधे कौन से उगेंगे। फिर इन पौधों को खाने वाले एनिमल्स भी मखसूस होंगे, तो वही एनिमल्स यहाँ पे सर्वाइव करेंगे जो इनको खा के, या फिर इन एनिमल्स को जो इनको खाते हैं उनको खा के ये ग्रो करें, वहाँ पे रहें। तो इस तरह से मेजर प्लांट्स डिसाइड करते हैं। पहले तो क्लाइमेट डिसाइड करती है कौन से मेजर प्लांट्स होंगे, फिर मेजर प्लांट्स डिसाइड करते हैं कि वहाँ पे कौन से दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स होंगे।
तो इसी बेस पे इन बायोम्स के नाम रखे जाते हैं कि वहाँ पे मेजर प्लांट्स कौन से, मतलब अगर कहें जी घास का मैदान है तो हम ग्रास लैंड कहेंगे, मतलब घास की बेस पे ही बात वहाँ पे, क्योंकि ग्रास मेजर प्लांट है, वहाँ पे दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स ग्रो करेंगे। यहाँ पाम फॉरेस्ट है, कॉनिफरस फॉरेस्ट यानी कॉनिफरस ट्रीज हैं, और उनको डिसाइड करेंगे उनके नीचे कौन से पौधे उगेंगे और फिर वहाँ पे जानवर कौन से रहेंगे। तो फिर ये फीचर्स इकोसिस्टम जो एनवायरनमेंट है उसके फीचर्स भी डिपेंड करते हैं। तो ये वर्ड को फिर डिफरेंट जो है मेजर बायोम्स में कैटेगराइज किया जाता है। अगर इनकी एग्जांपल लिखनी है तो इसमें लिख लें, जैसे ग्रासलैंड लिख लें, रेन फॉरेस्ट मतलब जो बारिशों की वजह से जंगलात डेवलप होते हैं उनको रेन फॉरेस्ट कहेंगे। इस तरह से टंड्रा कहलाते हैं जो हाइट पे मौजूद हैं दुनिया में, ऊंचे पहाड़ों में, ठंडे इलाकों में। फिर उससे ज़रा नीचे आए तो तेगा फॉरेस्ट कहलाते हैं। फिर इसी तरह से सवाना, ये सारे बायोम्स कहलाएंगे। फिर नेक्स्ट है लिविंग वर्ड इन टाइम, कि जब से इस प्लेनेट अर्थ पे ज़िंदगी का आगाज़ हुआ है तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार प्रोड्यूस हुए हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी उनका इर्तिका हुआ है, इवॉल्व हुए हैं। तो वेरियस ऑर्गेनिज्म इवॉल्व भी हुए हैं और फिर वो पूरी दुनिया में डोमिनेट कर गए, यानी छा गए हैं मखसूस टाइम के लिए। उसके बाद वो ख़त्म हो गए हैं, तो नई किस्म के जानवर और पौधे आ गए हैं। तो इस तरह से वेरियस पीरियड्स, जिनको हम कहते हैं जियोग्राफिकल टाइम चार्ट या जियोलॉजिकल टाइम चार्ट, यानी मतलब कि ज़मीन के जो दौरानिया है, मुख्तलिफ अदवार हैं, उसकी बात करेंगे। जियोलॉजिकल टाइम चार्ट के मुताबिक मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होंगे, यानी इर्तिका होगा हुआ उनका, फिर डोमिनेट किया, पूरी दुनिया में छा गए, फिर कम होते गए, उनकी जगह कोई दूसरे आ गए। इस तरह ये सिलसिला चलता रहा। अब इस चीज़ का साइंटिस्ट को कैसे पता चला? तो इसके एविडेंसेस या सबूत मिलते हैं डिस्कवरी से, यानी दरियाफ्तें हुई हैं और फिर उनको स्टडी किया गया है जो बकाया थे फॉसिल से इन जानवरों के, पौधों के। तो इस तरह से बायोलॉजिस्ट कामयाब हो गए कि उनको एक सीक्वेंस में टाइम सीक्वेंस दे सकें। टाइम सीक्वेंस कैसे देते हैं? जो ऊपर वाली लेयर्स में मिलते हैं, इसका मतलब वो करीबी दौर से ताल्लुक़ रखते हैं। जो जितने गहरे लेयर्स में ज़मीन के नीचे से मिलेंगे, इसका मतलब वो उतने ही पुराने दौर से ताल्लुक़ रखते हैं। तो जैसे जैसे टाइम पास होता गया, नई लेयर्स बनती गई। इस तरह से इनको हम लेयर्स को बोलते हैं सेडिमेंट्स। तो ये ले डाउन ऊपर मट्टी पड़ती जाएगी, तह बनती जाएंगी। जो जितनी गहरी तह से मिलेगा, इसका मतलब उतने पुराने दौर से ताल्लुक़ रखता है। और जो यंगर लेयर से ताल्लुक़ रखता है, यानी बाद वाली लेयर्स में, तो इसका मतलब वो उतना ही रिसेंटली करीबी दौर से ताल्लुक़ रखता है। तो इस तरह से ये स्टडी करने से हमें पता चला कि मुख्तलिफ अदवार में से ये अर्थ गुजरा और फिर मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज्म यहाँ पे सर्वाइव किए, इवॉल्व हुए और सर्वाइव हुए, डोमिनेट किया, फिर उनको जगह दूसरों ने ले ली और ये सिलसिला चलता रहा। अब एग्जैक्ट टाइम कैसे पता चलता है? तो इसके लिए पॉसिबल है कि डेट या एज रॉक्स की पता की जा सकती हैं। यानी जो लेयर्स में से ये फॉसिल्स मिलते हैं तो इनके इर्द गिर्द कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स पाए जाते हैं। तो जितनी गहरी लेयर्स होगी, ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स इनकी मिकदार कम होगी। जितनी नई लेयर्स होंगी, न्यू लेयर्स होंगी, उनमें ये ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसी को साइंटिस्ट कैलकुलेट करते हैं, जिसको हाफ लाइफ कहते हैं। यानी सर्टेन रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स वो मौजूद होते हैं, यहाँ से ये एज और डेट को कैलकुलेट करते हैं। तो ओल्डर सेडिमेंट लेयर में ये कम मिकदार में होंगे, जबकि यंगर्स में ये ज़्यादा होंगे। अब इनको कंपेयर किया जाता है और फिर अगर तो वो पुरानी लेयर है तो ओल्डर हैं, न्यू लेयर्स हैं तो इसका मतलब ये रिसेंट है। लेकिन अगर सेम लेयर से मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, एक ही तह से मिलते हैं एक ही, तो उसको कहते हैं कि ये एक ही दौर में ज़िंदा रहे होंगे। तो द फॉसिल फाउंड इन द सेम लेयर मस्ट हैव बीन अलाइव ड्यूरिंग द सेम जियोलॉजिकल पीरियड। तो अब इसको हम अगर लाइन अप करते हैं तो लाइनेज कहलाएगी। तो फाइलेटिक लाइनेज कहलाती है, यानी ये टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे इसको। वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइफ, मुख्तलिफ एनिमल्स और प्लांट्स की, इनको जियोलॉजिकल पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है। तो ये यहाँ पे इराज हैं और उनसे छोटे टाइम पीरियड हैं
तो इराज में सीनोजोइक इरा है, मेसोजोइक है, पेलियोजोइक है और प्रोटेरोजोइक, यानी 4 इराज है। पहला सीनोजोइक, इसके साथ लिख लेना है, ये मोस्ट रिसेंट इरा है। तो ये 70 मिलियन ईयर्स से है। इसमें 2 पीरियड्स हैं, क्वाटरनरी और टर्शरी। जो ह्यूमंस का आगाज हुआ वो क्वाटरनरी में हुआ। फिर मेसोजोइक में 3 पीरियड्स हैं, क्रीटेशियस, जुरासिक, ट्रायसिक। जुरासिक जो है ये रेप्टाइल्स का दौर है, जिसमें डायनासोर्स भी पाए जाते हैं। तो इसके साथ आपने इसको पॉइंट कर लेना है, एज ऑफ रेप्टाइल्स। फिर ट्रायसिक आ जाते हैं। फिर तीसरा जो इरा है वो पेलियोजोइक इरा है। इसमें 6 पीरियड्स हैं, परमिलियन, कार्बोनिफेरस, डिवोनियन, साइलूरियन, ऑर्डोविशियन, कैम्ब्रियन। तो इनके ये पीरियड्स, इराज और पीरियड्स, और साथ में इनके ड्यूरेशन ये याद कर लेनी है आपने। तो ये मोस्ट रिसेंट जो है वो सीनोजोइक है। मोस्ट रिमोट इरा जो है प्रोटेरोजोइक इरा है। एक्चुअली ये लाइंस में शो किया गया है। तो ये अबाउट 3000 मिलियन ईयर्स पहले एक बैक्टीरिया की तरह का कोई ऑर्गेनिज्म कंसिडर किया जाता है साइंटिस्ट के ख्याल के मुताबिक। तो ये सारी लाइफ जो है उसी से निकली है, डिफरेंट लाइंस में चली गई है। एक एनिमल्स की तरफ चली गई यानी वर्टिब्रेट्स, दूसरा इनवर्टिब्रेट्स, एक प्लांट्स की तरफ चली गई। यानी इनके कहने का मतलब कि सारी जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं वो एक ही तरह के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से वजूद में आई हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स बना लेने हैं, वैसे तो याद करना ही है सारा, लेकिन डिवोनियन कहलाता है एज ऑफ फिश। डिवोनियन में निशान लगा लेना है, एज ऑफ फिश कहेंगे। फिर ऑर्डोविशियन है, एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, ऑर्डोविशियंस, एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। तो यहाँ पे इनवर्टिब्रेट्स दिया होगा, बहरहाल इसके सामने लिख लें। फिर ये हो गया लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। नेक्स्ट आ जाता है इसमें फाइलेटिक लाइनेज। एक्चुअली ये फाइलेटिक लाइनेज ही है कि ये एक लाइन बनाती हैं जिसको अनब्रोकन लाइन कहते हैं। एक ही किस्म के ऑर्गेनिज्म से सारी लाइफ वजूद में आई, और फिर अगर हम पीक पे पहुंचे हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी में लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। लेकिन स्टार्ट जो है वो एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म से हुआ, एवोल्यूशन होती गई, रिप्रोडक्शन होती गई, और फिर इस तरह से बहुत वैरायटी में ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुए जिसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अगर हम किसी भी जगह की बायोडाइवर्सिटी, इसको अंडरलाइन कर लेना है, बायोडाइवर्सिटी मतलब नंबर एंड वैरायटी ऑफ स्पीशीज इन अ प्लेस, यानी एक जगह पे कितनी तादाद में और कितनी किस्म की मुख्तलिफ स्पीशीज़ पाई जाती हैं, उसको बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। यानी एक जंगल है तो वहाँ पे कितनी किस्म के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, तो ये उस जंगल की बायोडाइवर्सिटी होगी। तो अब तक जो अगर कैलकुलेशन करते हैं, जो नॉन है, जो बायोलॉजिस्ट जानते हैं, वो कोई 25 लाख के करीब स्पीशीज़ हैं, यानी 2.5 मिलियन, यानी 2,500,000 स्पीशीज़। और उसमें भी आधे से ज़्यादा इंसेक्ट्स हैं। इनको अंडरलाइन कर लेना, ये परसेंटेजेस MCQs में भी आती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फाइलेटिक लाइनेज। तो इंसेक्ट्स जो है, अगर हम कहें जी जितनी भी पॉपुलेशन है वो 100% है, तो उसमें से 53.1% जो है सिर्फ यही इंसेक्ट्स ही हैं, यानी आधे से ज़्यादा इंसेक्ट्स की स्पीशीज़ पाई जाती हैं। और फिर वास्कुलर प्लांट्स जो हैं, वास्कुलर प्लांट्स 17.6% बनते हैं। एनिमल्स, क्योंकि इंसेक्ट्स में एनिमल कंसिडर होते हैं, इनके अलावा बाकी जो एनिमल्स हैं वो बनाते हैं 19.9%, जबकि फंजाई, अलगी, प्रोटोजोआ और दूसरे प्रोकैरियोट्स हैं ये 9.4% बनाते हैं टोटल बायोडाइवर्सिटी का। लेकिन साइंटिस्ट का ख्याल है कि ये जो 2.5 मिलियन या 25 लाख 2,500,000 जो स्पीशीज़ हैं, ये अभी बहुत कम है, यानी ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है। क्योंकि अगर केयरफुली अगर एस्टिमेट किया जाए केयरफुली, तो टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ 5 से 30 मिलियन के बीच में है। मसलन अभी जो है वो 25 लाख नॉन है, तो ये 50 लाख से लेकर 3 करोड़ तक
मुख्तलिफ स्पीशीज़ इस दुनिया में पाई जाती हैं, लेकिन अभी सिर्फ 2.5 मिलियन स्पीशीज़ जो है आइडेंटिफाई की हैं, पहचान ली हैं उन्होंने। तो आजकल जो लाइफ एग्जिस्ट कर रही है पूरे प्लेनेट अर्थ पे, तो ये फाइलेटिक लाइनेज से वजूद में आई हैं, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म से वजूद में आई हैं और ये इस जगह पे मौजूद है इस वक्त, यानी सीनोज़ोइक ईरा में। तो फाइलेटिक लाइनेज या इवॉल्विंग पॉपुलेशन, फाइलेटिक लाइनेज को इवॉल्विंग पॉपुलेशन भी कहते हैं। तो ये रिमोट पास्ट में ये ऑर्गेनिजम्स था, उससे ये वजूद में आई हैं, इवॉल्व हुई हैं। तो एवोल्यूशन ने चेंजेस की हैं और ये चेंजेस किस में ज़ाहिर हुई हैं, स्पीशीज़ में, और ये चेंजेस फिर आगे बायोडाइवर्सिटी में इंक्रीज़ का बाइस बनी है। अगली लाइन अंडरलाइन कर लेनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये डेफिनेशन है फाइलेटिक लाइनेज की। फाइलेटिक लाइनेज इज एन अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज, यानी स्पीशीज की लाइंस हैं, सीरीज हैं जो एंसेस्टर यानी अबावजात से शुरू होती हैं, डिसेंडेंट्स आगे औलादों में जाती हैं, सीक्वेंस विद ईच लेटर स्पीशीज, जो बाद में आने वाली स्पीशीज है वो इवॉल्व हुई है, निकली है, उसका इर्तिका हुआ है अपने से बिल्कुल इमीडिएट, बिल्कुल उससे पहले वाले प्रोसीडेड यानी प्रीसीड यानी पहले से मौजूद इंडिविजुअल से इमीडिएटली जो प्रीसीड कर रहा है। तो ये डेफिनेशन होगी फाइलेटिक लाइनेज की। अगर हमारे पास मुकम्मल रिकॉर्ड हो हिस्ट्री का, जितने भी ऑर्गेनिज्म इस प्लेनेट अर्थ पे आए हैं, तो हम पूरा एक लाइनेज बना सकते हैं कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से निकल के ये हाईली कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म तक ये एवोल्यूशन हुई है, इवॉल्व हुए हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे सॉफ्ट बॉडीड, क्योंकि रिकॉर्ड मुकम्मल नहीं है, क्योंकि सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो पास में पाए जाते थे, उनका फॉसल रिकॉर्ड इनको नहीं मिला, वो प्रिजर्व नहीं हो सके और वो रिकॉर्ड ज़ाया हो गया है। तो ये यहाँ तक हो गया बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसके डिफरेंट लेवल्स मुकम्मल हो गए हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़।